नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी अपनी रवीना आपके अपने चैनल रवीना स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। और हम अपने चैनल पर आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड की सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम पढ़ रहे थे अधिगम का आकलन। और आज हम उसका सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं आकलन। तो चलिए आकलन को स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले हम आकलन का अर्थ जानते हैं कि आकलन का अर्थ क्या होता है। किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन है। चलिए इस परिभाषा को समझने से पहले हम आपको इससे पहले कुछ और समझाते हैं। आकलन क्या होता है, हम सीधे सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि जैसे आप कभी आपने कॉलेज में, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपने कॉलेज में अपने प्रवेश लिया, तो जो आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे थोड़ी बहुत सूचनाएं लेते हैं कि आप बीएड के बारे में क्या जानते हैं। जैसे कि आपसे बीएड की फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं तो आप बताएंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार से पहले वो आपसे कुछ सूचनाएं लेंगे तो इसकी उन्हें पता चले कि आपको क्या क्या आता है, आप बीएड के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। और आप जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बीएड में कितनी प्रैक्टिकल्स फाइल होती है, तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें ये बी मतलब आकलन का तात्पर्य होता है पहले सूचनाओं को एकत्र करना। तो जैसे कि देखिए दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि आकलन लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आकलन में क्या होता है कि हम लोगों से सूचना लेते हैं। जैसे हम बच्चे के संदर्भ में, हम यहाँ बच्चे के संदर्भ में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आने वाले समय में आप स्कूल टीचर बनेंगे तो वहाँ पर भी आपको बच्चों से रिलेटेड ही सोचना होगा। जब भी आप सीटेट यूपीटेट देंगे तो उसमें भी आपको बच्चों के उस संदर्भ में ही पढ़ना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको बच्चों के संदर्भ में उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आपके स्कूल में, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके स्कूल में एक बच्चे ने प्रवेश लिया और आप उसको मैथ सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप छठी क्लास में पढ़ा रहे हैं और छठी क्लास में आप उसे अलजेब्रा पढ़ाना चाहते हैं। अलजेब्रा में आप उसे, आपने फॉर्मूला दे दिया a+b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ये a+b का होल स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर। ये सिर्फ हम आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, ये याद नहीं करना। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। लेकिन अब इसे, ये तो हम तो इसे समझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को तो गिनती ही नहीं आती, अभी उसे गिनती ही नहीं आती हो और उसे ये अलजेब्रा का फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा। तो उससे पहले जब वो बच्चा स्कूल में प्रवेश लेगा तो हम उससे सूचनाओं को एकत्र करेंगे। हम उससे पहले पूछेंगे कि उसको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। अगर उसे पहाड़ा ही नहीं आता, अगर हम ये पूछ रहे उसे 2 दूनी 4 ही नहीं आते, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हमें आकलन में बच्चे से सूचना को एकत्र करना होगा। अब सूचना एकत्र कर लेंगे तो उसके आधार पर ही तो हम निर्णय लेंगे। तो इससे भी आपको इस वाली लाइन से ये वाली लाइन भी समझ आई होगी कि किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन है। तो ये जो 2 बातें हैं आकलन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो हमने आपको सरल भाषा में समझाई। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि आकलन लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है जिन्हें विभिन्न माध्यमों से, जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा निष्पत्ति परीक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे असाइनमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं और ये परीक्षण, नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए कि आकलन हमारे, जब हम मूल्यांकन से पहले क्या था, मूल्यांकन करने से एक चरण पहले का चरण है। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, ग्रेड दे देते हैं, लेकिन इसमें हमें ना तो बच्चे को ग्रेड देना होता, ना अंक देने होते, ना कुछ देना होता। तो मतलब मूल्यांकन तो एक व्यापक प्रक्रिया है। ये आकलन और मापन मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें ना तो हमें बच्चे को ग्रेड देने होते, बस हमें उससे उसकी सूचनाओं को एकत्र करना होता है और उसकी परफॉर्मेंस स्किल्स को देखना होता है, जो मूल्यांकन से पहले का एक कदम पहले का स्तर है ये। ठीक है, तो देखिए, और इसमें हम
किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में भी आपका आकलन कर सकते हैं हम, और आपके क्लास टेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें हम बच्चे से कभी अंक तो नहीं देते, जो हम बीच बीच में उनके टेस्ट लेते रहते हैं, क्लास टेस्ट, वो उनको उनके विकास में, उनके अधिगम में सुधारने के लिए ही तो हम ये टेस्ट लेते हैं। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है कि छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए उनका पृष्ठपोषण, यानी पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक देने की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कि हम जो टेस्ट लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, सिर्फ बच्चों को उनका फीडबैक देंगे, और उनसे उनका भी, हम भी उनसे फीडबैक लेंगे उनका, और उनको भी देंगे। तो सिर्फ इसमें ना तो ग्रेड दिए जाते और ना अंक दिए जाते, ये एक सुधार का प्रोसेस है। इसमें बच्चे की कमियों को सुधारा जाता है और उनको विकास के स्तर पर आगे ले आया जाता है, इसलिए आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। अब देखिए, और यह सब छात्रों के समूह के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अब जैसा कि समझिए ये वाली बात क्या है कि हम इसे छात्रों के समूह से भी, यानी कि अगर ये पूरे छात्रों के समूह से भी हम आकलन कर सकते हैं, और मतलब जैसे कि एक बच्चा है और ये 4-5 बच्चों का ग्रुप है, तो इस पूरे ग्रुप का भी हम आकलन कर सकते हैं। तो यानी ये पूरे समूह से भी प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। तथा पृष्ठपोषण को अधिगम के उद्देश्य से जोड़ा जाता है, जैसा कि अभी हमने समझाया कि जो फीडबैक है उसे हम अधिगम के उद्देश्यों से ही तो जोड़ रहे हैं, अधिगम को बढ़ाने के लिए तो हम फीडबैक ले रहे हैं। हम क्या क्लास में ऐसे ही गप्पे लड़ाने के लिए तो आकलन नहीं कर रहे, हम उनकी कमियों को देख रहे हैं और उनके विकास के स्तर को देख रहे हैं। तो कहीं हमारा उद्देश्य अधिगम के विकास को बढ़ाना ही है, यानी उनकी सीखने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना ही है। तो अधिगम के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा अंतिम मूल्यांकन से पहले सुधार संभव है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये मूल्यांकन से एक पहले का प्रोसेस है। सबसे पहले आता है मापन, फिर इसके बाद आता है आकलन, और फिर आता है मूल्यांकन। तो ये जो है आकलन मूल्यांकन से एक पहले का प्रोसेस है, यानी सबसे छोटा मापन, फिर उससे बड़ा आकलन, फिर मूल्यांकन में ये दोनों पद शामिल हो जाते हैं। तो ये आकलन का मूल्यांकन का एक छोटा रूप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमने नोट करके बात लिखी है, अधिकतर बच्चे आकलन व मूल्यांकन का प्रयोग भूलवश एक दूसरे के पर्याय में करते हैं। इसका मतलब समझिए कि इनको जैसे कि आप कभी सीटेट की परीक्षा देंगे तो उसमें अधिकतर ऐसे ही होता है, उसमें जो हिंदी वाला पेपर होता है उसमें मूल्यांकन को भी आकलन लिखते हैं और आकलन को भी आकलन लिखते हैं। तो वहाँ पर इतनी बड़ी त्रुटि करते हैं, तो बच्चे तो करेंगे ही वहाँ पर, लेकिन मूल्यांकन अलग होता है और आकलन अलग होता है। आकलन में हम ग्रेड और अंक प्रदान नहीं करते, इसका मेन मतलब समझ लीजिए कि इसमें हमें ग्रेड और अंक प्रदान नहीं करने, जबकि हमें मूल्यांकन में ग्रेड भी देना है और अंक भी देना है ना। और इसमें हम फीडबैक लेते हैं बच्चों से। हमारा आकलन करने का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों से फीडबैक लें, उनसे सूचनाएं एकत्रित करें और उनके बारे में एक निर्णय लें। जैसे कि अभी हमने आपको बताया आपने बीएड में प्रवेश लिया, तो हम आपसे सूचनाएं एकत्रित करेंगे कि आपने अब तक क्या क्या सीखा है, कैसे कैसे, तो उसके अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो हमने आपको इसमें कोई ग्रेड और अंक तो प्रदान नहीं किए, और ऐसे ही हम स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उसे अलजेब्रा सिखाने से पहले उसकी जो सूचनाएं है वो क्या क्या सीखा है, सूचना उसको मतलब हम उसे पहले ये जानेंगे। तो हम समझते हैं कि सूचना से आपको समझ आ रहा होगा कि सूचना क्या होती है। देखिए सूचना हम समझाते हैं आपको, सूचना देखो यहाँ समझिए सूचना क्या होती है। सूचना का मतलब होता है, यहाँ हम सीधे सीधे समझ सकते हैं, पूर्व ज्ञान, यानी कि उस बच्चे का हम पूर्व ज्ञान, जो सूचना होती है बच्चे का पूर्व ज्ञान जानने में मदद करती है। ठीक है, कि यहाँ सूचना से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर सूचना का मतलब है पूर्व ज्ञान। तो हम बच्चे का पूर्व ज्ञान पहले जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक उनसे लेते हैं। तो आकलन में हमें इतना सब कुछ करना होता है।
अब देखिए इसमें क्या है, दो परिभाषाएं हम समझते हैं। जैसे कि बीएड में हम इनसे पिछले वाली वीडियो में भी आपको बता रहे हैं कि हर टॉपिक में दो परिभाषाएं इम्पोर्टेंट होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो हम आपको यहाँ बोर्ड पर लिखवा देते हैं। तो अगर आप नोट्स भी नहीं बनाए और आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ, हमारे चैनल्स पर हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि हम आपको बिल्कुल अच्छे नंबरों से और आपको ये टॉपिक है अच्छे से याद कराएंगे। चलिए हम आपको इरविन के अनुसार डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसा कि हम बच्चों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो हम उसके विकास का अनुमान ही तो लगाते हैं कि इस बच्चे को इतना आता है तो इसके विकास का लेवल अभी इतना है, उस समय का अनुमान लगाते हैं हम, आने वाले का नहीं कि अभी इसके विकास का लेवल, उसके आधार पर ही तो हम उसे बढ़ाएंगे। तो यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर, यानी कि जैसे अब वस्तु से यहाँ पर हम बच्चे को ही ले लेते हैं, यहाँ हम किसी बच्चे को के विकास का उससे हमने फीडबैक लिया कि उसको अभी 1 2 3 ही आती हैं, तो हम उसे ये अभी नहीं पढ़ाएंगे। जो हमने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताया था वो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उसके बारे में हमने परिभाषित किया, फिर उसके बाद हमने चयन किया कि हमने उसे क्या क्या पढ़ाना है, कि अभी हमें इसे पहले 1 2 3 पढ़ानी है, फिर इससे 2 टेबल पढ़ाने हैं, फिर उसे आगे धीरे धीरे हमें पढ़ाना है। फिर उसके बाद रचना संग्रहण, यानी कि रचनाएं बनाएंगे, फिर उसके लिए संग्रहण इकट्ठा है ना, और फिर विश्लेषण, यानी कि उसके जो ज्ञान की उपलब्धि है, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जो बच्चे में कमियां हैं उनका संग्रहण करेंगे कि बच्चे को कहाँ कौन कौन सी कमियां हैं और इसमें किस किस में सुधार करना है। तो पहले उसका विश्लेषण करेंगे कि किस किस क्षेत्र में उसको कमियां आ रही हैं, किस किस क्षेत्र में उन्हें बाधा आ रही है पढ़ने में, तो फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो और सूचनाओं को उपयुक्त प्रयोग कर, और जो हमें सूचना मिली है बच्चे से उसका हम प्रयोग करेंगे छात्र के विकास के लिए और अधिगम को बढ़ाने के लिए। तो आप, उम्मीद करती हूँ इरविन के अनुसार आपको परिभाषा समझी आई होगी। सिंपल, ये इरविन क्या कहना चाहता है कि जो विकास है उसका अनुमान हमें लगाना है। तो अनुमान कैसे लगाएंगे, पहले उसकी सूचना को एकत्रित करेंगे, तो उसका फिर जो सूचनाएं मिली है उनको विश्लेषित करेंगे। विश्लेषित का मतलब होता है अलग अलग करना, कि जैसे कि हमें, मान लीजिए हमें पता है कि ये गणित में अच्छा है लेकिन साइंस में बेकार है, तो हमें पता चल गया तो हम दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। तो यानी तोड़ना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ के तोड़ना, यानी अलग अलग करना, ठीक है। और संग्रहण यानी इकट्ठा करना, जो हमें बातें सूचना मिली है उन सबको अपने दिमाग में इकट्ठा करेंगे या फिर किसी कागज पर। तो फिर उसके अनुसार हम उस छात्र के विकास में और अधिगम को बढ़ाने में उसकी सहायता करेंगे। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इरविन के अनुसार परिभाषा समझ आई होगी। अब हम समझते हैं हुआ एवं फ्रीड के अनुसार। चलिए, आकलन, सूचना संग्रहण और उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। देखिए ये भी इरविन कह रहे हैं वो ही यही कह रहे हैं, बस इनकी लैंग्वेज अलग है। आकलन, सूचना संग्रहण यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसके बाद विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। अब देखिए आप स्कूल के पर्सपेक्टिव पर देखिए, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, आपने एक बच्चे से सूचना ली। अब स्कूल में मीटिंग तो होती है, अगर आप में से बहुत से टीचर्स भी हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो आपने बच्चे से उसकी सूचना ली। जब बच्चे ने स्कूल में प्रवेश किया तो आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की कि बच्चे को क्या क्या आता है। तो फिर उसके बाद जब स्कूल में जो मीटिंग होती है टीचर्स की, तो आपने उस बच्चे पर विचार विमर्श किया। आपने सभी टीचरों के ग्रुप में उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर विचार विमर्श किया जो बहुत ही कमज़ोर था, कि टीचर्स की मीटिंग में कि ये बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने टीचर्स को बताया कि इस पर आप इस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। तो बस यही बात है कि युवा सूचना संग्रहण किया और उसके बाद विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। देखिए फिर आगे, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, हमने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया। किसी भी ऐसा है, आप
विभिन्न माध्यमों से यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि आप असाइनमेंट टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, आप क्लास टेस्ट ले सकते हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते जैसे हम आकलन है, अगर आप हमारे सामने बैठे हुए थे तो हम इसमें से आपसे पूछ लेते कि बताइए बच्चों आकलन का मतलब क्या है, तो हम आपसे तुरंत भी फीडबैक ले लेते। या फिर हम पूरा पाठ पढ़ाने के बाद, आकलन तो कभी भी कर सकते हैं हम, चाहे पढ़ाने से पहले भी कर सकते हैं, पढ़ाने के बीच में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है विभिन्न माध्यमों से, किसी भी माध्यम से हम कर सकते हैं। और हम उससे क्या जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है और क्या समझता है। जैसा कि अभी हमने बताया सूचना संग्रहण करने का, हम उसकी जो दिमाग की एबिलिटी है वो जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी क्या जानता है, किस क्षेत्र में उसको कमी आ रही है, किस क्षेत्र में वो अधिक और विकास कर रहा है, तो और वो क्या समझता है उसकी और ठीक है। और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जो कि उसके शैक्षिक अनुभव है, यानी कि जो पढ़ने के अनुभव है उसको परिणाम के रूप में, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसके रूप में व्यक्त कर सकता है, जिससे छात्रों के अधिगम में वृद्धि हो सकती है। यानी कि जो उस बच्चे ने सीखा है उसके शैक्षिक अनुभव, यानी उसकी टीचिंग, उसके पढ़ने का तरीका कैसा है और वो उससे किस प्रकार का हमें रिजल्ट मिल रहा है, और उससे और हमारे लिए भी है कि हम अपने शैक्षिक अनुभवों से उस बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है, और हमारे जो शैक्षिक अनुभव है उससे हम उसके परिणाम में भी परिणाम को जान सकते हैं कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है। तो फिर उसके बाद अगर उसका अच्छा भी रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम और मेहनत करके उसके अधिगम में और वृद्धि कर सकते हैं। तो इस आकलन का फायदा यही होता है कि इसमें ना तो ग्रेड दिए जाते ना ही अंक दिए जाते, सिर्फ फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और एक निर्णय लिया जाता है। यानी कि छोटी भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन है। इसमें ना तो ग्रेड और अंक कुछ भी नहीं दिए जाते, सिर्फ इसमें हम बच्चे के अधिगम को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आकलन एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है इसकी, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है और ये मूल्यांकन से एक पहले का चरण है। ये हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं। और मूल्यांकन और आकलन दोनों अलग अलग होते हैं। आकलन मूल्यांकन से पहले किया जाता है और मूल्यांकन एक विस्तृत है जिसमें मापन और आकलन दोनों शामिल होते हैं। अब देखिए हमने कुछ और बिंदु भी लिखे हैं। देखिए ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इतनी बड़ी डेफिनेशन और ये इसका अर्थ, इसके हमने छोटे से पॉइंट्स बना के लिखे हैं। देखिए आकलन लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है, जैसा कि अभी हमने बताया, ठीक है। और नंबर 2, इसके द्वारा पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। तो इसके द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है यानी फीडबैक भी दिया जाता है। यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, जैसे कि अभी हमने बताया इंक्वायरी, जो हम पूछते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं और या टेस्ट के माध्यम से भी आपसे इंक्वायरी ले सकते हैं और आपसे ओरली भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। जो सबसे पहला पद तो आपका असेसमेंट ही होता है। उसके बाद देखिए इसके द्वारा छात्र के अधिगम में सुधार किया जाता है और उसका विकास किया जाता है। ये हमने इसी में से आपको कुछ छोटे पॉइंट दिए जिससे आपको और समझने में मदद मिलेगी। और यह विचार विमर्शी प्रक्रिया है। तो आप इन्हें लाभ के रूप में भी लिख सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक और भी बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आकलन का अर्थ और परिभाषा आपको समझ आई होगी। कल हम इसकी विशेषताएं, उद्देश्य, क्षेत्र आदि पढ़ रहे होंगे। और बस ये आज के लिए आप इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो कमेंट कीजिए। और हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर डी फार्मा की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपके कोई भाई बहन डी फार्मा कर रहे हैं तो कृपया आप उन्हें भी शेयर कीजिए, जिससे वो हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।